आप सभी को नमस्कार। फिर से गुरुकुल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज उत्तरकाशी की एक अंतिम वीडियो सीरीज, यानी आज हम उत्तरकाशी को कंप्लीट करने वाले हैं। उत्तरकाशी की 4 वीडियो में हमने उत्तरकाशी को टोटल सारा पढ़ लिया है। यानी इससे पहले यदि आपने वह 3 वीडियो नहीं देखी तो उत्तरकाशी की डिस्ट्रिक्ट सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। वहां से आप उत्तरकाशी के स्टार्टिंग ऐतिहासिक तथ्यों से लेकर के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नदी तंत्र और जल विद्युत परियोजना भी उसी में पढ़ लेंगे। और आज है ये अंतिम सीरीज, और इस अंतिम सीरीज में हम पूरे उत्तरकाशी को कवर करने वाले हैं। यानी यहाँ के जो मंदिर हैं या यहाँ के जो मेले कौथिक हैं, यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख संस्थान, तो उत्तरकाशी को हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप उत्तरकाशी के एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए उत्तरकाशी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, यानी आपको इस मानचित्र में या इस बोर्ड में कई जगह एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक तरफ से ध्यान से देखिए, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज उत्तरकाशी हम पूरा करने वाले हैं। तो उत्तरकाशी की बात करें तो ये उत्तरकाशी का स्ट्रक्चर पहले भी हम वीडियो में मैपिंग के बेस से ही पढ़ रहे हैं और आज भी मैपिंग के बेस से पढ़ रहे हैं। इस मैपिंग के बेस से आपको पूरा उत्तराखंड याद होने वाला है। यकीन मानिए कि इस वाले बोर्ड से आपके कई प्रश्न बनने वाले हैं। पूरे के पूरे उत्तरकाशी को हम कवर कर रहे हैं, तो फाइनल हो जाना है आज उत्तरकाशी। उसके बाद एक नए डिस्ट्रिक्ट की ओर चलेंगे, तब तक हम पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल, यानी ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल जिनको देखते ही मन बनता है कि भाई हाँ, हमें भी जाना चाहिए। पहला स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। पर्यटन स्थल के रूप में हर की दून घाटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए, एक हर की पौड़ी है, हर की पैड़ी हो जाता है हरिद्वार में, लेकिन हर की दून घाटी है उत्तरकाशी में। ये हर की दून घाटी पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक मंदिर भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हर की दून के लिए यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। हर की दून के बारे में क्या क्या जानकारी है। यह जो क्षेत्र हर की दून है, यह रवाई क्षेत्र का एक हिस्सा है, यानी ये घाटी एक रवाई घाटी है। इस रवाई घाटी का यह हर की दून घाटी क्षेत्र है और यह हर की दून माना जाता है कि फतेह पर्वत की गोद में बसा हुआ है। अब पर्वत की गोद में बसा हुआ यहाँ पर ये उत्तरकाशी नगर भी था, लेकिन उत्तरकाशी नगर फतेह पर्वत की गोद में नहीं है। उत्तरकाशी पर्वत है वारुणी पर्वत के गोद में। इस प्रकार से हमने याद रखना है, हर की दून क्षेत्र है फतेह पर्वत की गोद में और रवाई क्षेत्र में हो जाएगा। और इस हर की दून की बात करें तो यह सुपिन नदी प्रवाह क्षेत्र में आता है। यानी यहाँ से मैंने नदी तंत्र जब बताया था तो यहाँ उत्तरकाशी से सुपिन नदी बह रही थी और हिमाचल प्रदेश से आ रही थी रूपिन नदी, जो कि यहाँ नटवार क्षेत्र में संगम हो जा रहा था। तो ये सुपिन नदी घाटी में पड़ता है, ये हर की दून क्षेत्र। और गोविंद पशु विहार भी यहीं पर पड़ता है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। वो गोविंद विहार भी इसी हर की दून क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ का इष्ट देवता माना जाता है इस हर की दून क्षेत्र का शमशु देवता। शमशु देवता की बात करें तो शमशु देवता दुर्योधन के रूप में पूजे जाते हैं। और ये उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण ऐसा मंदिर है जो कि दुर्योधन के नाम से हैं। अदरवाइज पांडवों के मंदिर या शिव के मंदिर या अन्य देवियों के मंदिर तो बहुत होते हैं, लेकिन दुर्योधन का मंदिर यहाँ शमशु देवता के रूप में पूजा जाता है इस हर की दून घाटी में। और हर की दून घाटी में भी एक गांव है जिसका नाम है सौड़ गांव या सोर गांव। तो सौड़ या सौर गांव जो है, इस गांव में ही ये दुर्योधन का मंदिर है, इस हर की दून घाटी में। और हर की दून घाटी को ईश्वर की भूमि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएगा भाई, ईश्वर की भूमि किसे कहा जाता है? हर की दून घाटी को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर की भूमि। अब बात करें इसके अलावा इसी हर की दून क्षेत्र के एक मोरी विकासखंड के बारे में। मोरी विकासखंड में भी एक मंदिर है। जैसे यहाँ हर की दून में हमने सौड़ गांव में एक मंदिर देखा, वो देखा जी दुर्योधन का मंदिर, जो कि शमशु देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब यहाँ मोरी में आ जाएंगे तो मोरी में है इसी का दोस्त, दुर्योधन का मित्र
दुर्योधन के मित्र थे कर्ण। कर्ण का मंदिर यहाँ है और कर्ण को पूजा जाता है पोखु देवता के रूप में, यानी कर्ण को पोखु देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि बोले तो एक प्रकार से शिव का प्रतिनिधि, लेकिन पोखु देवता को कर्ण के रूप में पूजा जाता है, जिसे कि न्याय का देवता कहते हैं। और ये न्याय का देवता मोरी में ही है, जो कि पोखु देवता है। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि इस मंदिर में किसी को भी मंदिर के अंदर दर्शन करना बिल्कुल वर्जित है। भाई ऐसा क्यों है? अब वर्जित है तो परंपराएं हैं, वर्जित के साथ साथ यहाँ पुजारी भी जो पूजा करते हैं ना, वह पीठ पलट करके करते हैं। इस प्रकार से पीठ पलटेंगे और पूजा करेंगे पीछे को, ये भी बड़ा रहस्यमयी है। तो पीठ पलट करके पूजा किया जाने वाला मंदिर कौन सा है? पोखु देवता का मंदिर, और न्याय का देवता है। और यहाँ किसी को भी दर्शन करना वर्जित है, बिल्कुल वर्जित कर रखा है। और पुजारी यहाँ पर पीठ पलट करके पूजा करते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर और है उत्तराखंड में, वह है चमोली जनपद में। और चमोली जनपद के वाण गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है लाटू देवता। और लाटू देवता का मंदिर के पीछे भी ऐसा रहस्य है, वहां पुजारी जो है आंखों में पट्टी बांध करके पूजा करते हैं, ये भी आप याद रखें। तो इसी प्रकार से यहाँ भी देवताओं के दर्शन वर्जित है और लाटू देवता में भी देवताओं के दर्शन वर्जित है। इस प्रकार से ये हमने हरकीदून और मोरी के मंदिरों के बारे में पढ़ा और यहाँ की खूबसूरती के बारे में भी पढ़ लिया है। इतनी बात होगी। और इसी के बगल में देखें तो यमुनोत्री मंदिर है, और यमुनोत्री मंदिर 1850 में सुदर्शन शाह के द्वारा बनवाया गया था, और इसके बाद कई लोगों ने इसका फिर पुनर्निर्माण भी किया था। तो यमुनोत्री को हम विशेषकर मान लेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं उत्तराखंड का 4 धामों में से प्रथम दर्शनीय धाम है। और यहाँ जो मसूरी होता है, मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो मसूरी से आने वाला एक मार्ग सीधा यमुनोत्री भी पहुँचता है। ये यमुनोत्री अपना आप में बहुत प्रसिद्ध धाम भी है। तो इतना हम यहाँ से समझ गए। इतनी सारी चीज़ें हमने बात की हरकीदून पर। हरकीदून का मतलब ईश्वर की भूमि, और पोखु देवता जिसे सारनौल गांव में माना जाता है, सारनौल गांव में, और ये एक प्रकार से कर्ण के प्रतिनिधि हैं। इतनी बातें हम जान गए। अब आ जाएंगे हम हर्षिल घाटी पर। यहाँ हर्षिल घाटी यानी गंगोत्री के पास में, गंगोत्री से थोड़ा सा पीछे है, और हर्षिल घाटी। हर्षिल घाटी अपना आप में बहुत रमणीक है और बहुत खूबसूरत घाटी भी है। हर्षिल की बात करें तो यह भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? हर्षिल घाटी को। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मिनी स्विट्जरलैंड के साथ साथ अगर बात करें इस हर्षिल घाटी की खोज किसने करी थी, तो हर्षिल घाटी की खोज करने वाला एक अंग्रेज था जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। तो फ्रेडरिक विल्सन का नाम भी हम याद रखेंगे। और फ्रेडरिक विल्सन ने खोज करने के साथ साथ इस हर्षिल घाटी में पहले सेब के बागान भी लगाए थे, और आलू की फसल भी उन्होंने यहाँ की थी। वर्तमान की दृष्टि में अगर फसलों के रूप में जाना जाए हर्षिल घाटी को, हर्षिल घाटी की राजमा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और हर्षिल घाटी के सेब भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ तक कि हर्षिल के सेब की जो ब्रांड है ना, वो ब्रांड भी विल्सन ब्रांड का सेब है, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती भी होता है, बहुत अच्छे भी होते हैं। तो हर्षिल के सेब बहुत प्रचलित हैं, और आलू और राजमा तीनों चीज़ें बहुत खास हैं हर्षिल घाटी की। और ये सेब और आलू लगाए थे किसने? फ्रेडरिक विल्सन ने, जिन्होंने इस घाटी की खोज की। और विल्सन ने यहाँ पर अपना एक भवन भी बनाया था जिसको विल्सन कॉटेज कहा गया, और 1864 में उन्होंने बनाया था। तो 1864 के आसपास विल्सन ने इस क्षेत्र की खोज की थी। इसी हर्षिल घाटी में एक गांव है जिसका नाम है मुखवा गांव। और मुखवा गांव बहुत ही ज़्यादा रमणीक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मुखवा गांव को ही माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है। मायका इसलिए क्योंकि माँ गंगा का जो शीतकालीन पूजा है ना, वो शीतकालीन पूजा होती है मुखवा गांव में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ गंगा की शीतकालीन पूजा होती है मुखवा गांव। और इस मुखवा गांव से ही, उसके पश्चात मुखवा गांव से ही इस विल्सन ने विवाह भी किया था। कहा जाता है कि यहाँ की जितनी भी युवतियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। भाई हर्षिल घाटी में सेब भी खूबसूरत होते हैं, आलू भी होता है, राजमा भी होते हैं, और यहाँ की जो कन्याएं हैं वह भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो विल्सन ने भी यहाँ एक रायवती नाम की लड़की से विवाह कर लिया था, और रायवती से विवाह करने के पश्चात विल्सन भी यहीं बस गए थे। तो ये हर्षिल घाटी की बड़ी खास विशेषता है। और यहाँ मुखवा गांव से विवाह करता है कौन? विल्सन। और मुखवा गांव क्यों जाना जाता है? गंगा के मायका के रूप में और गंगा के
शीतकालीन पूजा स्थल के रूप में मुखबा गांव को जानते हैं। और इसी हर्षिल घाटी में ही गंगा नदी के किनारे यानी भागीरथी नदी के किनारे विष्णु भगवान की एक लेटी हुई आकृति भी देखने को मिलती है। कहाँ? हर्षिल घाटी में। तो ये हर्षिल घाटी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और इसी हर्षिल घाटी से थोड़ा आगे निकल जाएंगे हम तो गंगोत्री का मंदिर है। और गंगोत्री मंदिर को 1807 में एक गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा बनाया गया था और जो कि कत्यूर शैली में निर्मित है। उसके पश्चात भी इस गंगोत्री मंदिर को कई लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, टिहरी के राजाओं ने, लेकिन स्थापना करी थी किसने? 1807 में अमर सिंह थापा के द्वारा। और यहीं पर एक देवी का मंदिर और है, उस देवी के मंदिर का नाम है कुटेटी देवी। ये भी हम याद रखें, कुटेटी। कुटेटी कहाँ है? गंगोत्री के आसपास है, यानी हर्षिल घाटी के समीप कुटेटी देवी का मंदिर। इसे भी हम याद रख लेंगे। 2 मंदिर यहाँ से याद रखे, 2-3 मंदिर हमने यहाँ से याद रखे। और हम पढ़ चुके हैं हर्षिल घाटी के बारे में और हरकी-दून घाटी के बारे में। तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें, देखो मैं फैक्ट बेस बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट बेस हम याद रखेंगे, इतना में ही हमारा बेड़ा पार हो जाना है। अब आगे कुछ और बातें करते हैं। ये तो हम 2 चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब इसके ऊपर 2 चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ओडाल प्रथा और पड़ियाल प्रथा। 2 प्रथाएं जो उत्तर काशी में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। ओडाल प्रथा का मतलब होता है यहाँ मेले और कौथिगों से लड़की को भगाकर ले जाने वाली एक प्रथा है जिसे ओडाल प्रथा कहते हैं। तो ये बड़ा रहस्यमयी प्रथा है। भले ही आजकल इसका जो समय है वो चला जा रहा है, इस चीज़ को अभी यहाँ के लोग नहीं अपनाते हैं, लेकिन ओडाल प्रथा यहाँ की एक लड़की को भगाकर ले जाने वाले विवाह करने की प्रथा थी। एक है पड़ियाल प्रथा। पड़ियाल प्रथा का मतलब होता है मिल करके मजदूरी में सहयोग करना, यानी श्रम करना। मिल करके श्रमदान को ही पड़ियाल प्रथा कहा जाता है। और ओडाल प्रथा कहा जाता है भगाकर शादी करना। तो ये कुछ प्रथाएं जो कि उत्तरकाशी में चलती थी। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएंगे। यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक मंदिर की। ये है रिंगाली देवी का मंदिर है। रिंगाली देवी नाम से देखो कितना इंटरेस्टिंग है, रिंगाली देवी। ये देवी पूजा जाता है और ये देवी है जाड़ लोगों की आराध्य देवी। जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जाड़ लोगों का निवास यहाँ है जादुंग गांव में, जो कि एक नेलंग घाटी क्षेत्र है। यहाँ पर जादुंग गांव है, जादुंग, और जादुंग में जाड़ रहते हैं। लेकिन जादुंग में ही नहीं, यहाँ उत्तरकाशी के आसपास डुंडा में भी रहते हैं, क्योंकि ये लोग भी शीतकालीन निवास यहाँ घाटी क्षेत्र में करते हैं। तो यहाँ पर जाड़ों की आराध्य देवी रिंगाली देवी है, ये भी हम स्पेशली याद रखेंगे। यहाँ से इसके बगल में आ जाएंगे तो यह है विश्वनाथ का मंदिर। विश्वनाथ का मंदिर बोले उत्तरकाशी में है, मेन उत्तरकाशी नगर में विश्वनाथ का मंदिर है। और विश्वनाथ का मंदिर की स्थापना परशुराम के द्वारा की गई थी और कत्यूर शैली में निर्मित है। परशुराम के द्वारा स्थापित कत्यूर शैली में निर्मित कौन सा? उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर, यानी बाड़ाहाट नगर के मध्य में है। इस मंदिर की बात करें तो यहीं पर एक शक्ति मंदिर है, इसके बगल में शक्ति मंदिर। उस शक्ति मंदिर में एक त्रिशूल है और त्रिशूल पर कुछ लेख हैं। त्रिशूल पर लेख किसके हैं? त्रिशूल पर 2 प्रकार के लेख हमें मिलते हैं और वो मिलते हैं, एक मिलता है नाग राजा के, यानी नाग राजा बोले तो नाग राजा का नाम था गणेश्वर का पुत्र गुह। गणेश्वर नाग राजा का पुत्र गुह के लेख मिले हैं। किसमें? इस त्रिशूल में, जो कि बाड़ाहाट के अंदर है। बाड़ाहाट के अंदर शक्ति मंदिर में है। और इस त्रिशूल पर गणेश्वर पुत्र गुह के लेख मिलते हैं, जो कि नाग राजा था। और उन्होंने अपने विजय की गाथा लिखी थी तकरीबन 32 श्लोकों में। 32 श्लोक उन्होंने लिखे और उसमें अपने विजय की गाथा लिखी, अपने विजय का वर्णन दिया था। और यह जो लिखे गए हैं यह ब्राह्मी और शंख लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि यानी प्राचीन संस्कृत उसमें लिखी गई है और शंख लिपि में लिखी गई है इस शक्ति मंदिर में जो त्रिशूल लेख हैं। इसी त्रिशूल में एक 1193 में अशोक चल के विजय का भी वर्णन है। अशोक चल कौन था? नेपाल का एक आक्रमणकारी एक राजा था अशोक चल। वो यहाँ आया था बाड़ाहाट के अंदर और उसने यहाँ के त्रिशूल पर अपने लेख लिखे थे। और इसी प्रकार से नागराजों के अभिलेख और इस अशोक चल के लेख गोपेश्वर के गोपीनाथ में त्रिशूल लेख पर भी है। और यहाँ बाड़ाहाट में भी त्रिशूल लेख पर इन दोनों के ही लेख हैं, यानी नाग राजाओं के और नेपाली राजाओं के। तो नेपाली राजा अशोक चल ने इस केदार भूमि को विजय
करने का वर्णन इस त्रिशूल लेख में दिया था। तो केदार भूमि का मतलब ये हो जाता है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को इन्होंने केदार भूमि शब्द से संबोधित किया था। इतनी बातें हम जान गए। यहाँ पर एक यहीं पर जो है उत्तरकाशी के ही बगल में मजियाली का सूर्य मंदिर भी है। उत्तरकाशी का एक प्रमुख इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है मजियाली सूर्य मंदिर, और ये मजियाली सूर्य मंदिर जो है कमल नदी के किनारे है। कमल नदी यानी कमलगाड़ नदी, और वही कमलगाड़ नदी जहाँ की लाल रंग की बासमती यानी चावल उगाई जाती थी, वही कमलगाड़ नदी जिसको कि पुरोला का वरदान कहा जाता, तो इसी के किनारे मजियाली का सूर्य मंदिर भी है। और ये सूर्य मंदिर पुष्पक शैली में बना हुआ है। तो इतनी जानकारी हम यहाँ से याद रखेगी। एक बालाहाट के अंदर ही एक जयपुर मंदिर भी है। ये इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है कि जयपुर का मंदिर कहाँ है। हमें ऐसे लगता है भाई जयपुर का मंदिर तो राजस्थान के जयपुर में होना चाहिए, लेकिन ये मंदिर उत्तरकाशी में है और राजस्थान के जयपुर के परिवारों द्वारा इसको मैनेजमेंट किया जाता है, यानी उनके द्वारा संचालन किया जाता है। और ये 1901 में बन गया था और जयपुर के लोगों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो इसलिए जयपुर मंदिर को भी हम याद रखेंगे उत्तरकाशी के अंदर। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं यमुनोत्री के बारे में, हरकीदून, मोरी के अंदर जो कर्ण का मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर और मजियाली सूर्य मंदिर और रिंगाली देवी का मंदिर। एक और पढ़ चुके हैं जयपुर मंदिर जो कि उत्तरकाशी में ही है। इतनी सारी बातें हम यहाँ से समझ गए। उडाल प्रथा भी देख लिया है और ये जो पड़ियाल प्रथा है ये भी हम समझ गए। आइए कुछ लौट करके हम इधर आते हैं। यहां से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो उत्तरकाशी के मेले और त्योहार कौन कौन से हैं। मेले त्योहारों को उत्तरकाशी में थोलू कहा जाता है। थोलू, मेले त्योहारों को क्या कहते हैं? थोलू। और कौन कौन से थोलू यहां मनाए जाते हैं? देखो कुछ यात्राएं भी हैं और कुछ त्योहार और मेले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रखना क्या क्या याद है? देखो सब चीज़ याद नहीं रखी जानी है और सब चीज़ आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाना है, इसलिए हम अधिकांश इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा उठाएंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है वारुणी पंचकोशी यात्रा। वारुणी पंचकोशी यात्रा, और वारुणी पंचकोशी यात्रा यहाँ वरुणावत पर्वत पर होती है जिस पर उत्तरकाशी बसा हुआ है। वरुणावत पर्वत, तो वरुणावत पर्वत के ही गोद में उत्तरकाशी बसा हुआ है और यहीं पर यह पंचकोशी यात्रा होती है। पंचकोशी का मतलब होता है 5 कोस की यात्रा, और उस कोस को यदि किलोमीटर में बांटा जाए तो 15 किलोमीटर के लगभग पैदल यात्रा होती है। वारुणी पर्वत की यात्रा यहाँ उत्तरकाशी में। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा चैत मास में होती है, और चैत मास में कहाँ होती है? उत्तरकाशी के अंदर। इतना हम याद रखेंगे वारुणी पंचकोशी यात्रा। एक दूसरा है बाड़ाहाट मेला। बाड़ाहाट मेला का मतलब ये भी उत्तरकाशी में ही होता है, जबकि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी बाड़ाहाट था। तो यहाँ पर बाड़ाहाट मेला होता है, वो होता है 14 जनवरी को, और 14 जनवरी मकर संक्रांति मनाई जाती है, यानी सूर्य का मकर रेखा से उत्तरायण होता है इस दिन उत्तर की तरफ को। और तो इसलिए 14 जनवरी को बाड़ाहाट मेला मनाया जाता है एक मकर संक्रांति के रूप में, और इसी को खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। क्या संक्रांत? खिचड़ी संक्रांत। तो खिचड़ी संक्रांत किसको कहा जाता है? बाड़ाहाट मेले के दिन जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है यहाँ गेंदुआ मेला, गेंदुआ, और एक है उत्तराखंड में गिंदी मेला। गिंदी होता है पौड़ी में और गेंदुआ होता है उत्तरकाशी में। तो थोड़ा सा शब्द में हेरफेर है, दोनों में लगभग एक जैसे ही त्यौहार मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थानों में है। ये मनाया जाता है पुरोला में। पुरोला यहाँ रह गया इस क्षेत्र में। पुरोला, ये मोरी से थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो पुरोला यहाँ रह गया है। पुरोला में ये मेला मनाया जाता है, और ये मेला मनाते हैं सिंगतुर पट्टी के लोग। सिंगतुर शब्द इंपॉर्टेंट है। सिंगतुर पट्टी के लोग आपस में गेंद खेलते हैं, मतलब गेंद छीना झपटी टाइप होती है और वो गेंद खेली जाती है। और यहाँ पर ये जो मेला होता है ना, गेंदुआ मेला, ये कौरवों और पांडवों के प्रतीक के रूप में होती है। देखो यहाँ पर 2 धड़ों में लोग बांटे जाते हैं। धड़ों का मतलब 2 टीम, 2 समूह में बांटा जाता है, और उन समूह में एक को कहा जाता है पानसाई धड़ा और एक को कहा जाता है साठी धड़ा। पानसाई का मतलब पांडव और साठी का मतलब कौरव। तो 2 धड़ों में लोगों को बांटा जाता है, यानी कौरव पांडव बनाए जाते हैं और आपस में गेंद छीना झपटी करके मेला मनाया जाता है। तो बड़ा खूबसूरत है। और गिंदी मेला में, पौड़ी में भी इसी तरीके से
बॉल को खेला जाता है। तो यहाँ पर भी गेंदुआ मेला में भी कौरव पांडवों का एक प्रकार से छीना झपटी का मेला ही इसे हम मान सकते हैं। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है गेंदुआ मेला। अब कुछ बातें और करते हैं, जैसे एक है समेश्वर मेला। समेश्वर, कई कंफ्यूजन है उत्तराखंड के जीके में। जैसे एक सोमेश्वर का मेला भी होता है जिसे कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, वो मनाया जाता है अल्मोड़ा के अंदर। लेकिन ये है समेश्वर। समय और सोमे शब्द में अंतर है। तो समेश्वर मेला बहुत ही ज़्यादा खास है यहाँ का। यहाँ पर पेड़ पर तीर चलाए जाते हैं। इस मेले की खास बात है पेड़ पर तीर चलाया जाना। एक प्रकार का क्रीड़ा है ये। पेड़ पर तीर चलाया जाना एक प्रकार की क्रीड़ा होती है। और इस क्रीड़ा में कुछ और भी रहस्यमयी बातें हैं, जैसे कुल्हाड़ी पर नंगे पांव नाचा जाना। कुल्हाड़ी की धार पर नंगे पांव से नाचा जाना, ये कितना कमाल की बात है भाई। कुल्हाड़ी की धार, और धार कितनी तीखी होती है, तो उस धार पर नृत्य करते हैं। और ये जो समेश्वर मेला है, यहाँ पर सेल्कु देवता के रूप में इस समेश्वर मेले में नृत्य किया जाता है, और सेल्कु के रूप में दुर्योधन का ही ये उत्सव होता है। तो मतलब उत्तरकाशी में दुर्योधन का बड़ा प्रभाव है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हरकी-दून क्षेत्र में था, तो समसु देवता के रूप में दुर्योधन ही पूजा जा रहा है। यहाँ सेल्कु के रूप में भी दुर्योधन का ही नृत्य हो रहा है। तो ये दुर्योधन उत्तरकाशी में बड़े तांडव मचा रहे हैं। तो इसलिए याद रखें, दुर्योधन के रिलेटेड जो मंदिर होंगे या मेला होगा, ये उत्तरकाशी में ही होगा। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी पर नंगे पांव से नाचना, तो भाई दुर्योधन ऐसे क्यों करता था? उदंड था, है ना। तो दुर्योधन की तो उदंडता यहाँ पर हम देख सकते हैं मेले के माध्यम से। आज भी मेले में इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और हम मेले देखते हैं, जैसा एक है विश्व मेला, बहुत ज़्यादा खास है। विश्व मेले में होता क्या है? विश्व मेले में धनुष बाण से युद्ध किया जाता है। ये उत्तरकाशी में ज़्यादातर युद्ध हो रहे हैं, या कुल्हाड़ी पर नाच रहे हैं, या कहीं पोखु देवता है, न्याय का देवता है, इस प्रकार से कई रहस्यमयी देवता हैं, मेले हैं खूबसूरत। और विश्व मेला की बात करें तो धनुष बाण का युद्ध टाइप का ये मेला होता है। अढोली उत्सव, अगला अढोली उत्सव। अढोली उत्सव दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। इसके बारे में हम दयारा बुग्याल के ऊपर भी बात कर चुके हैं। दयारा बुग्याल में जो अढोली उत्सव है, इस उत्सव को उत्तरकाशी का एक महत्वपूर्ण उत्सव भी माना जाता है। और इस उत्सव में दूध और मक्खन की होली मनाई जाती है दयारा बुग्याल में, ये भी हम याद रखेंगे। एक है हत्तालिका तीज। हत्तालिका तीज, और हत्तालिका तीज एक प्रकार से करवा चौथ है। करवा चौथ कैसे? यहाँ पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियां व्रत धारण करती हैं। किसमें? हत्तालिका तीज में। ये भी एक प्रकार का त्योहार है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से करवा चौथ हम मान सकते हैं। एक है लोहसर या लोसर त्यौहार। लोसर त्यौहार होता है जाड़ लोगों का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाड़ लोगों का न्यू ईयर होता है। और जाड़ लोग कौन होते हैं? जो यहाँ जादोंग क्षेत्र में रहते हैं। जाड़ लोग का मतलब जो यहाँ के बौद्ध धर्मी होते हैं। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड मूल के हैं वो बौद्ध धर्मी लोग जादोंग ही हैं। और जादोंग लोग बौद्ध धर्मी होते हैं, लेकिन भोटिया होते हैं। तो ये भोटियाओं का जो न्यू ईयर होता है वो होता है लोसर। और न्यू ईयर कब मनाते हैं? चैत्र मास में। तो इसके भी हम याद रखेंगे लोसर त्यौहार। एक होता है ठर पूजा। ठर पूजा का मतलब होता है दीपावली, यानी यहाँ उत्तरकाशी में दीपावली को ठर पूजा के रूप में मनाया जाता है। इतने मेले और त्यौहार हम इम्पोर्टेंट करके याद रखेंगे। अगर आप इतना भी याद रखें तो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खास है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं, यहाँ से हमने पढ़ा, यहाँ से हम इन मंदिरों के बारे में और इन पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ चुके हैं। हर्षिल घाटी के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ उत्तरकाशी के जो विश्वनाथ मंदिर है और आदि, ये जाड़ों की जो रिंगाली देवी है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिशूल लेक भी पढ़ा है जो कि ब्राह्मी और संकलिपि में था। उसके बाद ये मजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी घाटी क्षेत्र में, इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं। और ओडाल प्रथा और पड़ियाल प्रथा भी समझ चुके हैं। अब क्या बचता है? उत्तरकाशी की कुछ चीज़ें और बचती हैं। जैसे देखो, कुछ संस्थान है। कुछ संस्थान में पहले संस्थान हम पढ़ते हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन, यानी इसे NIM कहेंगे। NIM, निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा जाता है
एक तो यही है कि ये कहाँ है, तो कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है। और इस संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1964 को हुई थी। 14 नवंबर पंडित नेहरू जी का बर्थडे है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए उनके बर्थडे पर ही इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इसलिए इसका नाम भी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, जिसे निम कहते हैं शॉर्टकट में, और हिंदी में कहे तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर को स्थापित किया गया था और इसके जो पहले प्राचार्य थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इस निम के प्रथम प्राचार्य थे। ये भी हम याद रखेंगे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये क्या संस्थान है, क्या काम करता है? माउंटेनिंग की ट्रेनिंग यहाँ से दी जाती है। तो माउंटेनिंग की ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा संस्थान है, प्रमुख संस्थान है। इसका एक स्लोगन है, यानी एक वाक्य है, जिस वाक्य के बल पर इसमें मतलब ट्रेनिंग होती है। ये इसका ध्येय वाक्य भी हम कह सकते हैं। ध्येय वाक्य क्या है? साहसे श्री प्रतिवसति। क्या है? साहसे श्री प्रतिवसति। ये शब्द कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ये किसका स्लोगन है, यानी ध्येय वाक्य किसका है? NIM का, साहसे श्री प्रतिवसति। इस प्रकार से हम याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ट्रेनिंग करने वाले जितने भी शिष्य थे, कई शिष्य थे, जैसे चंद्रप्रभा एतवाल, बचेंद्री पाल, हर्षवंती बिष्ट, संतोष यादव, और इसके अलावा भी अन्य कई लोग हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में ये भी पूछा जाता है, भाई ये लोग कौन हैं, किस खेल से या किस कार्य से ये संबंध रखते हैं? तो ये सारे के सारे पर्वतारोही हैं। चंद्रप्रभा एतवाल, इनका तो दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का भी श्रेय है। बचेंद्री पाल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता। फिर हर्षवंती बिष्ट और संतोष यादव, ये भी सब यहीं से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और विश्व के कई माउंटेनिंग फतेह कर चुके हैं ये लोग। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इसका जो ये ध्येय वाक्य है इसे याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसकी स्थापना 1964। कई बार हमें कन्फ्यूजिंग करके डेट और ईयर चेंज करके देते हैं, तब हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ संस्थान और हैं उत्तरकाशी में, जैसे कौन कौन से? हिमालय संग्रहालय। एक हिमालय संग्रहालय याद रखें, एक एक करके इंपॉर्टेंट है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान, ये भी बहुत खास है। हिमालय संग्रहालय, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान, पर्वतीय विकास संस्था, बहुत ज़्यादा खास, पर्वतीय विकास संस्था। फिर है हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, हिमालय पर्यावरण की शिक्षा दिए जाने वाला एक संस्थान है। और एक और है महिला भुवनेश्वरी आश्रम, जो कि उत्तरकाशी में ही है। 5 ये हो गए और एक ये हो गया, 6 संस्थान आप इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। इनके बारे में भी यदि समय मिले तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ही हैं, इसके अलावा भी कई संस्थान हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लगभग उत्तरकाशी को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब यहाँ के व्यक्ति विशेष में एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, वह है बचेंद्री पाल। देखो, बचेंद्री पाल मूल उत्तरकाशी के ही हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इनका जन्म हुआ था नाकुरी में 1954, नाकुरी 1954। इनके जन्म ईयर के हिसाब से हम याद रख सकते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भी 1954 में हुई थी, तो इस सन के साथ हम इनको याद रख सकते हैं, बचेंद्री पाल। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया है और देश में प्रथम एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल। दोनों बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, इसलिए हम याद रख सकते हैं। उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रथम बार इन्होंने पर्वतारोहण किया था 1982 में, ये याद रखा जाए। प्रथम पर्वतारोहण इनका पूछा जाता है 1982 में, और गंगोत्री पर्वत चोटी को किया था यहीं पर, गंगोत्री में ही। तो गंगोत्री पर्वत चोटी पहली बार फतेह किया था। और 23 मई 1984 को भारत के प्रथम एवरेस्ट विजेता के रूप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। भारत के प्रथम एवरेस्ट विजेता, यानी एवरेस्ट को फतेह किया। कब?
23 मई 1984 और ये रिकॉर्ड विश्व में चतुर्थ श्रेणी के रूप में आता है, यानी विश्व में चतुर्थ स्थान पर इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया और भारत में प्रथम एवरेस्ट फतेह करने वाले कौन हैं? बछेंद्री पाल। इनके बारे में, पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1990 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसे बछेंद्री पाल। इस प्रकार से हमने उत्तरकाशी को खत्म कर लिया 4 वीडियो सीरीज में। यदि आपने पिछले वाली वीडियो सीरीज नहीं देखी, पहले जाकर के उसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम अगली एक और डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो में लगातार बने रहेगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अब हमारे पास केवल युद्ध का समय है। अभी तक जितनी भी हम तैयारी कर रहे थे उसे रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना। अभी आपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को सेल्फ से पढ़ भी लिया होगा, लेकिन उसको रिवीजन करने के लिए हमारा ये प्रयास है कि आप यहाँ से रिवीजन करें। जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतना ज़्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं यहाँ से पढ़ करके। तो ये आपके लिए रामबाण होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट निकाल करके आप इन वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें और इससे आपकी मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। ज़रूरत है मेमोरी में स्टोर करना। आप कितना पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता है, आप कितना याद करते हैं यह बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो चुकी है ख़त्म। अगली नई डिस्ट्रिक्ट सीरीज के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए और मिलते हैं एक अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।